आपने अक्सर हमेशा अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपनी मम्मी को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि पीरियड्स आए हैं पूजा घर में मत जाओ, पीरियड्स आए हैं अचार को हाथ मत लगाओ, पीरियड्स आए हैं ये मत करो, वो मत करो, साफ़ चीज़ें मत छुओ। हमेशा ये कहते हुए सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये कहते हुए सुना है कि पीरियड्स आए हैं कभी ऐसी-वैसी जगह मत जाना जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े? तो आपने शायद ही ऐसा कभी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इसकी भी वजह मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि ऐसा भी अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, अपनी बेटियों से ये सब कहना चाहिए कि ऐसी-वैसी जगह मत आओ पीरियड्स में। और क्यों? चलिए बताते हैं फुल स्टोरी में। तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ जिज्ञासा। एंड शायद आज आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी बिकॉज़ ये हॉरर स्टोरी से कई गुना ज़्यादा आगे है। हॉरर स्टोरी एक नॉर्मल हॉरर स्टोरी होती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा आगे है और हॉरर से समझ लो एक स्टेप आगे है। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो नेहा की है। एंड नेहा 2013 में वो काम करती थी अपना मुंबई में। एंड नेहा की एज ओनली 21 थी। एंड ये स्टोरी जो मुझे भेजा है वो नेहा की सिस्टर ने भेजा है, उसका नाम है प्रियल। प्रियल केवल 10 साल की थी एंड नेहा 21 साल की थी। वो अपना ही काम में ऐसी बिज़ी हुआ करती थी, वर्क में बहुत ज़्यादा वो बिज़ी थी। तो एक दिन ही ऐसा क्या होता है, उसके कई सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं। सर्कल क्या, कलीग्स होते नहीं हैं कि आपस में एक ग्रुप है जहाँ पे आप वर्क करते हो और आपस में उन्हीं के साथ घूमना, खाना फिरना ऐसा होता है। तो ऐसा नेहा के साथ भी था। नेहा के 3 फ्रेंड्स थे, एक नेहा खुद और एक लड़की और थी और 2 बॉयज़ थे उसमें। तो होता क्या है, एक दिन इनको ही बिज़नेस की वैसे वैकेशन मिलती है, जो ये लोग वर्क करते हैं ना, उसकी एक वैकेशन दी जाती है कि आपकी 6-7 दिन तक छुट्टी रहेगी। तो नेहा क्या सोचती है कि चलो आपस में आराम से डिस्कस करती है कि हाँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वैकेशन ऐसे थोड़ी ना बर्बाद कर देंगे, इससे अच्छा है कहीं घूम के आते हैं। और घूमने किसके साथ जाते हैं? जिनके साथ वो वर्क करती थी, जिन कलीग्स के साथ वो वर्क करती थी, उन्हीं के साथ उसने सोच लिया घूमने का। इट्स अ गुड आइडिया, बट उसने सोचा एंड उसके फ्रेंड्स ने सोचा कि ठीक है, चलो हम लोग गोवा की ट्रिप रखते हैं। एंड नेहा जो थी वो मुंबई से थी। तो ये लोग गोवा की ट्रिप रखते हैं, आराम से जाते हैं, घूमते फिरते हैं दिन में, और ऐसे शाम को ये लोग ड्रंक करके अपना आपस में बात करते हुए जाते हैं। और बात करते करते कब ये लोग कब्रिस्तान साइड पहुंच गए, इन लोग को खुद ही नहीं पता। तो ये लोग सॉरी हाँ, ये लोग कब कब्रिस्तान साइड पहुंच जाते हैं इन लोग को खुद ही नहीं पता होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आराम से एक तो पहली बात, ये लोग ड्रिंक किए हुए हैं, ऊपर से ये लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए। तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो ट्रूथ एंड डेयर खेला जाए। दिन में जो एंजॉय किया किया, अब चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं आपस में, नॉर्मल आइडिया। बट जिस जगह पे वो खेल रहे थे वो जगह सूटेबल नहीं थी इन चीज़ों के लिए। वहाँ वो कोई ट्रूथ डेयर खेलने की जगह नहीं थी। और उनके हाथ में ड्रिंक की बॉटल थी। उसी बॉटल को वो लोग पहली बात तो कब्रिस्तान में बैठते हैं, चारों लोग ऐसे ही ग्रुप बना करके, ऐसे जैसे सर्कल में ऐसे बैठते हैं वैसे ही लोग बैठे। एंड वहाँ पे बॉटल रखते हैं, उसे घुमाते हैं और ट्रूथ एंड डेयर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब क्या होता है कि नेहा का एक डेयर आता है, तो नेहा डेयर करने के लिए उठती है। एंड हाँ, नेहा अपने पीरियड्स में होती है। एंड ये बात उसने किसी अपने फ्रेंड से भी नहीं शेयर की, और ना ये बात उसके ही दिमाग में थी कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। इतना कौन ध्यान रखता है, इट्स अ नॉर्मल चीज़ कि हाँ उसे पीरियड्स आए हुए हैं। तो वो ऐसे खड़ी होती है उसके लिए डेयर करने के लिए। तो भी क्या होता है, उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ ऐसे दर्द हो रहा होता है, वो एकदम बर्दाश्त के बाहर होता है। जस्ट वेट, उससे दर्द एकदम बर्दाश्त के बाहर हो रहा होता है। तो वो क्या करती है, उसका सर ऐसे दर्द होता है, वो ऐसे ऐसे पकड़े पकड़े ऐसे खड़ी होती है। फिर उसके बाद में अचानक से वो उसका पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। उस ज़मीन पे वो गिर जाती है, जिस ज़मीन पे वो गिरती है वहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा ऐसे पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर पे उसका सिर भिड़ जाता है और उसे बहुत तेज़ चोट लगती है। उसे एकदम पूरा ब्लड ऐसे बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। वो दर्द के मारे एकदम बहुत ज़्यादा करहा रही है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उस टाइम पे।
उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उसे देख के परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब क्या करेंगे, इसको कहाँ लेके जाएँगे इतनी रात को। और एक तो पहली बात वो ऑलरेडी ड्रिंक किए हुए थे। तो अभी क्या होता है, ये लोग जल्दी से सोचते हैं कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल किसी तरीके से लेके जाते हैं। तो नेहा को उसके फ्रेंड उठाते हैं, देन हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे होते हैं। देन जो उसकी फ्रेंड थी, जो मैंने बताया कि उसकी गर्ल्स में एक फ्रेंड थी, तो वो क्या करती है, अचानक से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो जल्दी से आती है और अपनी शर्ट खोलती है, और जहाँ वो नेहा का ब्लड गिरा होता है उससे वो अपनी शर्ट से ऐसे साफ़ कर रही होती है। और पहली बात, वो ब्लड गिरा होता है एक पत्थर पे, एंड देन मिट्टी पे ऐसे गिर के आया हुआ होता है। तो और जो वो मिट्टी थी वो किसी कब्र की थी। तो क्या करती है, अपनी शर्ट से ऐसे साफ़ कर रही होती है, देन जैसे ऐसे रगड़ रही है, तो उसके हाथ में ऐसे, जो उसकी शर्ट होती है, उसकी शर्ट में ऐसे मिट्टी का टुकड़ा आ जाता है। वो मिट्टी का टुकड़ा अपने साथ ले करके वो चली जाती है नेहा को हॉस्पिटल दिखाने के लिए, सब लोग मिल करके। तो वो करना तो अच्छा ही चाह रही थी, लेकिन बाद में ये कितना बुरा हो जाएगा, ये तो बाद में अभी आपको पता चलेगा कि ये मिट्टी की वजह से क्या हुआ है। सो अभी क्या होता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, देन डॉक्टर कहते हैं बहुत ज़्यादा इसकी सीरियस कंडीशन है। उसके 13 टाँके लगते हैं, 13 स्टिचेस लगते हैं उसके, कोई ना 13 स्टिचेस लगते हैं, एंड उसे होश आता है 1.5 दिन बाद जब होश आता है, तो नेहा ऐसे उठ के कहती है मुझे क्या हो गया है और मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, मैं कहाँ पे हूँ, और मतलब बहुत अजीब-अजीब चीज़ें वो बोल रही होती है। फिर एकदम वो जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है कि भाई तुम 1.5 दिन से ऐसे बिस्तर पे थी और तुम ये क्या सोच रही हो कि वो तुम्हें मार डालेगा, ये कर डालेगा, क्या ये सब तुम बोले जा रही हो अचानक से? इतना ज़्यादा कौन बोलता है भाई? अगर तुम इतने घंटे से होश में नहीं हो और तुम्हें क्या-क्या चीज़ें तुम्हारे माइंड में चल रही होती है जो तुम ऐसा बोलोगे? खैर वो ऐसा बोल रही होती है। फिर उसके बाद में उसकी कंडीशन कुछ ठीक लगती है उसके फ्रेंड्स को, तो उसके फ्रेंड्स उसे उसके घर पहुँचा देते हैं। एंड जब वो घर जाती है, नेहा अपने घर जाती है, तो उसकी बहन होती है प्रियल। तो वो उससे आके पूछती, दीदी आपको ये सब चोट कैसे लग गई, क्या हुआ था और ऐसे कैसे हो गया, इतनी ज़्यादा चोट लग गया, अब तो बहुत दर्द हो रहा होगा। ऐसे ही जस्ट बगल में पूछ रही होती है। तो नेहा क्या करती है, उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारती है, और इतनी ज़ोर से धक्का मारती है कि वो जो प्रियल थी वो गेट पे जाके भिड़ जाती है और उसे बहुत तेज़ चोट लगती है। देन प्रियल मुझे बताती है कि ऐसा तो कभी दीदी ने नहीं किया, और जिस हिसाब से दीदी ने धक्का मारा था वो बहुत ही तेज़ था। लग ही नहीं रहा था कि उसकी दीदी ने उसे धक्का दिया है, ऐसा लग रहा था कि कोई और भी है जो उसे धक्का दिया है। बहुत तेज़ उसे धक्का लगा। फिर वो क्या करती है, प्रियल जाती है अपनी दादी के पास, एंड वो दादी से सब कुछ शेयर करती है कि दीदी को ऐसा-ऐसा हुआ और उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी, मैंने ये सब पूछा उनसे और उन्होंने मुझे इतनी तेज़ धक्का दिया, लग ही नहीं रहा था कि वो नेहा दीदी हैं। क्योंकि देखो आप बचपन से आपको को पता होता है, आप सबको पता होता है कि मेरा भाई-बहन कितनी तेज़ मार सकता है, कितनी ही तेज़ वो मार लेगा। इतनी तेज़ तो नहीं मारेगा कि तुम भाई बेड पे बैठे हो और जाके वहाँ तुम दरवाजे के पास भिड़ जाओगे, वो भी इतनी तेज़, इतना ज़्यादा चोट लग गई। तो उसके बाद में उसकी दादी कहती है कि प्रियल से कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है नेहा दीदी के साथ, वो बहुत ज़्यादा घूम फिर के आई है, तो उसे थकान-वकान लग गई होगी और तुम मुझसे इतना सवाल पूछ रही हो, सो इसलिए उसे इरिटेट हो गई होगी, बहुत ज़्यादा वो इरिटेशन उसे हो रही होगी। तो दादी ने ऐसा बोला, तो प्रियल ने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं करती दीदी। फिर प्रियल ने सोचा छोड़ो जाने दो, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझे कौन ही मेरी बातों पे यकीन करेगा। सो अभी क्या होता है, दादी जाती हैं और नेहा को डाँटती हैं कि तूने ऐसा-ऐसा किया, इतनी तेज़ नहीं मारना चाहिए था तुझे, इतनी तेज़ धक्का नहीं देना चाहिए था। एंड वो एकदम शॉक, नेहा एकदम शॉक, जैसा लगता है उसने कुछ किया ही नहीं है रियल में। गाइस 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। सो अभी क्या होता है कि प्रिया सो जाती है, नेहा मतलब देखो बताते हैं कंडीशन। प्रियल जो थी वो अपने भाई के साथ सोती थी और उसका भाई लगभग 12-13 साल का था, छोटा भाई था। और जो दादी माँ थी वो उसी के बगल वाले बेड पे सोती थी, और प्रियल और उसका भाई नीचे ऐसे सोता था, बड़े बेड पे सोता था। तो होता क्या है कि उस दिन नेहा दीदी आई होती हैं, तो नेहा और प्रियल साथ में सोती हैं और उसका भाई अलग रूम में सोता है मम्मी पापा के साथ।
तो नेहा और प्रियल जब सो रही होती हैं तो अचानक से प्रियल को ऐसा लगता है कि उसका जो ब्लैंकेट है वो दीदी बहुत ज़्यादा ही खींच ले रही है अपनी तरफ। तो ऐसे क्या करती है वो, उठ के देखती है नेहा, उठ के देखती है प्रियल कि दीदी ब्लैंकेट खींच रही, लाओ मैं कम से कम ऐसे खींच लूँ अपनी तरफ। तो बस वो खींच ही रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है ब्लैंकेट किसी ने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। फिर वो ऐसे बगल में देखती है, बगल में नेहा दीदी थी ही नहीं। वो एकदम शॉक, वो सोच रही होती है किसने किया ऐसा। एंड वो ऐसे ही जस्ट उठती है और जैसे ही वो उठती है, नेहा दीदी उसके सामने पूरा बाल आगे करके ऐसे उसे देख रही थी बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो वो, और नेहा दीदी के बाल इतने ज़्यादा लंबे थे, इतने ज़्यादा लंबे थे, देख के इंसान डर जाए। वो ऐसे एक तो आगे करके ऐसे वो देख रही होती है उसको, प्रियल को। तो एकदम प्रियल बहुत ज़्यादा अचानक से डर जाती है और वो बहुत तेज़ से चिल्ला देती है, इतनी तेज़ चिल्ला देती है वो कि उसकी दादी माँ उठ जाती हैं, उसके मम्मी पापा उठ जाते हैं, उसका भाई उठ के आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। और जैसे ही ये लोग उठ उठ जाते हैं, उसकी सारी फैमिली उठ जाती है, तुरंत ही नेहा को एक झटका सा लगता है, वो दादी माँ के ऐसे बेड पे गिर जाती है अचानक से। ऐसा लगता है कि आगे किसी और की बॉडी थी, उसने ये सब चीज़ें की, उसे डराया प्रियल को। देन उसके बाद में उसे अचानक से ऐसे झटका लगता है बहुत तेज़ से। तो फिर जब ये सब चीज़ें दादी माँ देख रही होती हैं, उन्हें लगता है, अब उन्हें यकीन हो गया कि हाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है नेहा में, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है नेहा के साथ। तो अभी क्या होता है कि सब लोग उस दिन तो ऐसे नॉर्मली सो जाते हैं, उस दिन मतलब ऐसा कुछ नहीं होता उसके बाद जस्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दिन क्या होता है कि नेहा बहुत अजीब तरीके का बिहेव कर रही होती है। ऐसे पतीली में से ऐसे-ऐसे चावल खा रही होती है और कभी खुद से एकदम डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा खुद से ही ऐसे बात की जा रही है, खुद अपना देर-देर तक हँसे जा रही है। तो दादी को पक्का अंदाज़ा हो गया था कि हाँ, इसे कुछ ना कुछ तो इसके साथ प्रॉब्लम हुई है। तो दादी माँ जाती हैं एक पंडित जी के पास और वो उनसे कहती हैं कि मेरी बेटी मेरी जो पोती है वो ऐसा-ऐसा कर रही है और पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है, आप ज़रा बताइए चेक करके कि उससे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो पंडित जी क्या करते हैं, एक दादी माँ को लेटर टाइप का देते हैं, चिट्ठी टाइप की देते हैं उन्हें फ़ोल्ड करके, और उसके ऊपर एक कपड़ा ऐसे लगा होता है। उस कपड़े के अंदर भस्म टाइप की और चावल वगैरह ये सब चीज़ें थी, और पंडित जी ने दादी माँ को वो पकड़ाया पोटली और उनसे ये बोला कि जहाँ भी आपकी बिटिया रानी सोती है, जिसके साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके सर के नीचे रख देना। और सर के नीचे नहीं तो मतलब सर के नीचे आप बेड के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन उसके सिरहाने रखना जहाँ वो सोती है। गाइस बहुत डर लग रहा है मुझे ये बोलते हुए। देख रहे हैं मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं। हाँ, तो वो रख देते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट दिन ही वो पोटली वो पंडित जी के पास लाती हैं और उन्हें दिखाती हैं कि ये लो, मैंने अपनी बिटिया के सिर के पास रख दिया था, अब इसे देखो क्या हुआ है। तो देखते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बिटिया रानी पे किसी आत्मा का साया है, और किसी ऐसी आत्मा का नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आत्मा का साया है। तो अभी क्या होता है, वो पूछने लगते हैं पंडित जी से कि क्या उपाय करना चाहिए, मतलब ऐसा क्या करें जो मेरी बिटिया रानी ठीक हो जाए। तो पंडित जी बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म आपको पता ही होगा कि क्या होता है, बहुत लोगों ने सुना होगा, जिनके ऊपर से ऐसे आत्माएं निकाली जाती हैं, सो उसी को बोलते हैं। तो पंडित जी क्या करते हैं, पहले तो उसे एक उपाय देते हैं कि ये नींबू लो, मिर्च वगैरह लो, पता नहीं क्या-क्या, उसकी नज़र वगैरह उतार करके देते हैं और कहते हैं ये चौराहे पे डाल देना और पीछे मुड़ के मत देखना। तो ये सेम अपनी बिटिया रानी के साथ जाती हैं, चौराहे पे डाल देती हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ओके रहता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं। फिर से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है कि नेहा खाना नहीं खाती, अकेले कहीं भी वॉक कर रही है, कुछ भी वो बोल रही है, ऐसी-ऐसी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी क्या होता है, फिर से वो पंडित जी के पास जाती हैं और वो पंडित जी कहते हैं मैं अपने सीनियर पंडित जी को बुलाता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं इन सब चीज़ों में, और मैं उनको एक बार बुला के लाता हूँ और देखता हूँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो ये सब चीज़ें शायद ठीक से ठीक कर दें, रूट से एकदम ठीक कर दें। तो वो उन पंडित जी को बुलाते हैं और वो पंडित जी जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम 3 दिन हवन करेंगे और घर पूरा ऐसे सील होना चाहिए आपका, कि ताकि हवन का एक भी धुआं बाहर ना जाए, घर के अंदर रहे।
तो वो बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा ठीक है हम कर देंगे। तो 3 पंडित जी बैठे होते हैं, एक सर्कल बनाया जाता है ऐसे वाइट कलर का, लाइन बनाई जाती है सर्कल्स वाली। फिर उस सर्कल में दादी माँ बैठती हैं और जो उनकी पोती थी नेहा, जिनके ऊपर ये सब चीज़ें चल रही थी, वो नेहा बैठती है उस सर्कल में। और बाकी की फैमिली वाले बाहर ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। उनका छोटा भाई, उनकी छोटी बहन प्रियल, उनके मम्मी-पापा ये सब बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो पंडित जी उससे कहते हैं नेहा से कि तुम जहाँ से भी आई हो चली जाओ, और तुम वैसे भी मर चुकी हो, तुम इस लड़की को मत परेशान करो, ये तो बहुत छोटी है। तो वो अलग ही आवाज़ में, वो नेहा की आवाज़ नहीं होती है, अलग ही आवाज़ में वो बोलने लग जाते हैं, वो बोलने लग जाती है कि तेरी बेटी है, मतलब ऐसी-ऐसी बातें जो सेंस नहीं बनाती है। तो तेरी बिटिया की शादी हो गई, तेरी बिटिया यहाँ रहने वाली, वहाँ रहने वाली है, यहाँ रहती है, मतलब ये सब चीज़ें वो नेहा बताने लगी। ससुराल में पंडित जी शॉक हो जाते हैं कि ऐसी कौन-सी प्रेत आत्मा होती है जो ये सब चीज़ें मतलब मेरे बारे में पता है इसे, वो एकदम डर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते, वो सब एक्सॉर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस स्टार्ट रहती है, ठीक है? वो सब चीज़ें होती रहती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसी बीच में नेहा ऐसे शेक कर रही है एंड नेहा को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नेहा के साथ होती हैं। फिर ऐसे-ऐसे करके वो शेक कर रही है बहुत ज़्यादा। दादी एकदम डरी हुई होती है लेकिन फिर भी उसको पकड़ के बैठते हैं। उसके बाद में लास्ट में जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, हवन वगैरह हो जाती है, तो नेहा के बॉडी से एक बहुत ही बड़ा-सा ब्लैक कलर का ऐसे धुआँ टाइप का बहुत ज़्यादा ही बड़ा-सा निकलता है। तो जल्दी से पंडित जी बोलते हैं कि तुरंत सारे गेट, दरवाजे सब कुछ खोल दो ताकि ये धुआँ बाहर को चला जाए। तो वैसा ही वो लोग, उनकी फैमिली वाले करते हैं, गेट वेट खोल देते हैं और वो धुआँ बाहर की तरफ निकल जाता है। एंड सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके बाद सब कुछ ठीक होता है, फैमिली वाले खुश होते हैं। देन फिर पता है क्या होता है? ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बने रहिए, और पार्ट 2 मैं कल ही डाल दूँगी, इसी टाइम पे 6 बजे पार्ट 2 डालूँगी, आप देखना। फिर वहाँ फिर भी बहुत चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होने के बाद फिर से सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कई सारे ट्विस्ट और टर्न आते हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और पार्ट 2 का ज़रूर वेट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में।